हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ शोएगम। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर हमारी आज की जो रियल स्टोरी है वो हमारे साथ शेयर की है निखिल ने। ये कहानी एक ट्राइबल विलेज यानी एक आदिवासी गांव की कहानी है और यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है वो निखिल के दोस्त आरव के साथ हुआ था। कहानी है कुसमी नाम के एक छोटे से गांव की, जो सबसे करीब के शहर से करीबन 5 घंटे दूर जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। ये ऐसा गांव था जहां नेटवर्क कभी आता था कभी नहीं। शाम होने के बाद सड़कें लगभग खाली हो जाती थी। बाहर के लोगों के लिए वो बस एक नॉर्मल गांव था, लेकिन वहां रहने वालों के लिए उस जगह के अपने कुछ नियम थे। कुछ ऐसे नियम जिनके बारे में वो खुलकर बात नहीं करते थे। आरव ने कुसुमी का नाम पहली बार अपने कॉलेज वाले दोस्त निखिल से सुना था। दोनों पिछले 2-3 साल से अच्छे दोस्त थे और निखिल अक्सर गांव की बातें आरव से किया करता था। वहां के जंगल, नदी, मेले, गांव के पुराने किस्से। लेकिन हर बार जब भी वो बेताल पूजा की बात करता था, वो बाकी चीजों की तरह कैजुअल नहीं लगता था और वो सीरियस हो जाता था। उसकी आवाज अपने आप धीमी हो जाती थी और चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते थे। लेकिन आरव, जो कि शहर में पला बड़ा था, उसे निखिल की ये बातें हमेशा मजाक ही लगती थी। उसके लिए भूत, प्रेत, पूजा, तांत्रिक, ये सब चीजें बस फिल्मों या इंटरनेट की स्टोरीज तक ही ठीक थी। असल जिंदगी में वो इन चीजों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं करता था और ये सब उसे मजाक लगता था। लेकिन कुछ दिनों बाद निखिल ने आरव को उसके गांव बुलाया और उसने बताया कि 3 दिन तक मेला लगेगा, जिसमें पूरा गांव जागता रहता है और वहां पर होती है बेताल पूजा। आरव को भी वहां जाना तो था, इसलिए उसने हाँ कर दी। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुसुमी से लौटने के बाद उसकी जिंदगी पहले जैसी रहने वाली नहीं है। तो आरव के साथ क्या हुआ वो तो हम इस कहानी में आगे जानेंगे, लेकिन कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपकी वजह से कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमारी इन दी गई आईडीज पर हमसे शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर 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 सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं ऐसा ही यूनिक और एंटरटेनिंग कंटेंट। और अभी हमारी एक सीरीज चल रही है भैरवी। अगर आपने उस सीरीज को मिस कर दिया है तो बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि 5 एपिसोड्स अभी तक उसके कंप्लीट हो चुके हैं और सभी लोगों को उसमें बहुत मजा आ रहा है। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप इसकी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। ये बात है नवंबर 2016 की। आरव कुसमी गांव के लिए निकला और रात करीब 8:30 बजे उसकी बस कुसमी गांव के छोटे से बस स्टैंड पर रुकती है। कंडक्टर चिल्लाते हुए जो भी लोग वहां उतरने वाले थे उन्हें उतरने को बोलता है। आरव भी नीचे उतरता है और उसके सामने निखिल उसे रिसीव करने के लिए खड़ा हुआ था। जैसे आरव नीचे उतरा उसने देखा पूरा गांव रंग बिरंगी लाइटों से चमक रहा था। दूर कहीं ढोल बज रहे थे, बीच बीच में लोगों की भीड़ का शोर उठ रहा था और हवा में धुएं और अगरबत्ती की मिलीजुली स्मेल थी। नीचे उतरकर उसने जब ये सब देखा तो उसे ये गांव बिल्कुल भी वैसा नहीं लगा जैसा उसने सोचा था। उसे लगा था गांव है, छोटे छोटे घर होंगे, शांत जगह होगी, लेकिन यहाँ तो अच्छा खासा माहौल बना हुआ था। बच्चे दौड़ लगा रहे थे, दुकानें लगी हुई थी, सब लोग सज धज कर घूम रहे थे। आरव ने सब देखते हुए निखिल को हंसकर पूछा, भाई क्या चल रहा है यहाँ? तो निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, भूल गया क्या? मैं तुझे बताया तो था कि आज से बेताल पूजा शुरू हो रही है। निखिल की बात सुनकर आरव कुछ सेकंड चुप रहा और फिर हंसते हुए बोला, मतलब तुम सच में किसी भूत वूत की पूजा करते हो? निखिल ने तुरंत उसकी तरफ देखा और बोला, भाई धीरे बोल, कोई सुन लेगा। आरव ने फिर से मजाक उड़ाते हुए कहा, क्यों, कोई सुन लेगा तो क्या कर लेगा भाई? निखिल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आरव ने नोटिस किया कि उन्हीं के आसपास खड़े 2-3 बूढ़े लोग उसे घूर रहे थे। वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया और आरव ने निखिल से पूछा, भाई ये ऐसे क्यों देख रहे हैं? निखिल ने कहा, क्योंकि यहाँ पर लोग उस चीज का मजाक नहीं उड़ाते हैं। उसकी बात सुनकर आरव ने कहा, अरे यार, दुनिया कितने आगे बढ़ गई है भाई, और तेरे गांव वाले अभी भी हॉरर स्टोरी में जी रहे हैं। क्या कर रखा है यार तुम लोगों ने? निखिल कुछ बोलने ही वाला था, तभी दूर से ढोल बजने की आवाज और तेज हो गई और पूरा गांव जैसे उस आवाज की तरफ खिंचा चला जा रहा था। निखिल ने भी तभी उसे बोला कि भाई जल्दी चल, घर चलते हैं,
उसके बाद हम लोगों को भी पूजा में जाना है। और ये कहकर निखिल और वो उसके घर की तरफ बढ़ने लगे। निखिल का घर गांव के बिल्कुल बीच में था। उनका एक पुराना बड़ा मकान, बाहर तुलसी का एक चौड़ा सा पेड़ और उसके लिए जो गमला लगा हुआ था, लकड़ी का बड़ा सा दरवाजा था। जैसे ही दोनों अंदर गए, निखिल की माँ मुस्कुराते हुए बाहर आई और बोली, अरे बेटा, आखिर तू आ ही गया। आरव जैसे उनके पैर छूने लगा, उन्होंने उसे रोक दिया और कहा कि बेटा, हमारे इस गांव में आज से 3 दिन तक कोई किसी के भी पैर नहीं छूता है। अगर कोई झुकता है तो सिर्फ भगवान और उसके सामने ही झुकता है। फिर निखिल की माँ ने कहा कि भाई तू फटाफट से अंदर जाओ, उसको तैयार करो, खाना वाना खिलाओ। अंदर जाकर आरव ने देखा कि घर के काफी लोग थे, रिश्तेदार थे, पड़ोसी थे, बच्चे थे और सबके सब पूजा की तैयारी में लगे हुए थे। एक कोने में औरतें बैठी थी जो पूजा की मालाएं बना रही थी, दूसरे कोने में आदमी बैठकर बड़े बड़े मिट्टी के दिए साफ कर रहे थे। ये सब देखकर आरव ने पूछा, यहाँ रात में पूजा होती है क्या? तो निखिल की छोटी बहन थी, उसका नाम था रिया। वह आए और बोलने लगी, हाँ भैया, आप तो शहर वाले हो, आपको तो सब अजीब लगता होगा ना। आपको पता है, आज रात की पूजा जंगल में होगी। आरव ने पूछा, जंगल में कैसी पूजा? रिया ने फिर बोला, वहीं पर तो बेताल का मंदिर है, तो पूजा भी वहीं पर होगी ना। अब जैसे उसने बोला, वहां जितने भी लोग लोग बैठे थे, वो सब एकदम से शांत हो गए। और आरुण ने देखा कि रिया की जो बूढ़ी दादी थी, रिया की बूढ़ी दादी, वो रिया को घूर रही थी और घूरते हुए धीरे से कहा, उनका नाम मत लिया करो। ये देखकर आरव थोड़ा मुस्कुराया और उसे अंदर ही अंदर मजा आ रहा था, क्योंकि हमेशा से गांव की सी चीजें उसे मजाक ही लगती थी और आज तो उसे सब कुछ देखने को मिल रहा था। खैर, उन्होंने खाना वाना खाया और खाना खाने के बाद ये सभी लोग जंगल की तरफ निकलने लगे। ना सिर्फ ये, पूरा का पूरा गांव एक साथ जंगल की तरफ जा रहा था। आरव भी निखिल के साथ निकल गया, क्योंकि वो भी ये सब मिस नहीं करना चाहता था। जंगल गांव से थोड़ा ही दूर था और पूरे रास्ते में जो पगडंडी थी उस पर दिए चल रहे थे। लोग चुपचाप चले जा रहे थे और जैसे से वो जंगल के अंदर की तरफ जा रहे थे, ढोल की आवाज और भी तेज होती जा रही थी। जंगल के अंदर की हवा बाहर से रिलेटिवली ज्यादा ठंडी थी। करीब 15 मिनट के बाद वो एक खुली जगह पर पहुंचे और वहां जो था उसे देखकर आरव पहली बार थोड़ा चुप हो गया। जंगल के बीचों बीच पत्थरों से बना हुआ एक पुराना और छोटा सा मंदिर था। उसके ऊपर लाल कपड़े बंधे हुए थे, उसके चारों तरफ दिए जल रहे थे। धुएं और अगरबत्ती की वजह से सब कुछ धुंधला धुंधला सा हो रहा था। उस मंदिर के सामने एक बहुत विशाल बरगद का पेड़ था, इतना बड़ा कि उसकी जड़ें ऊपर शाखाओं से निकलकर जमीन पर और जमीन से वापस निकलकर सांप की तरफ फैली हुई थी। और उसी पेड़ के नीचे एक मूर्ति रखी थी। और जैसे ही आरव की नजर उस मूर्ति पर पड़ी, वो बिल्कुल चुप हो गया। वो मूर्ति थी तो इंसान जैसी, लेकिन वो इंसान जो था वो बिल्कुल दुबला, बिल्कुल हड्डियों जैसी उसकी बॉडी थी, लंबे बाल, मुंह पर अजीब सी मुस्कान और सबसे खतरनाक थी उसकी आंखें। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि आरव 2 सेकंड से ज्यादा उन आंखों में देख नहीं पाया। आरव ने धीरे से निखिल से पूछा, यह है बेताल? निखिल ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर उसने पूछा, यहाँ पे सब लोग सच में से डरते हैं? निखिल ने कहा, सिर्फ डरते नहीं है, उन्हें मानते भी हैं। अब पास खड़े हुए आदमी ने आरव की बात सुन ली और उसने कहा, बेटा, ये गांव इसीलिए बचा हुआ है क्योंकि वो यहाँ है। उस आदमी की बात सुनकर आरव ने उससे पूछा, ऐसा क्यों? उस आदमी ने जंगल की तरफ देखा और कहा, बहुत साल पहले गांव से लोग गायब होने लगे थे। बच्चे, शिकारी, लकड़हारे, जो भी कोई शाम के बाद जंगल में जाता था वो वापस नहीं आता था। इन सब का कारण किसी को पता नहीं चल रहा था। तो गांव वालों ने एक तांत्रिक की मदद ली। गांव वालों की बात सुनने के बाद क्या परेशानी है, उस परेशानी को तांत्रिक सुलझाने की कोशिश करने लगा। और जब वो तांत्रिक जंगल में गया तो उसे पता चला कि ये सब एक बेताल कर रहा है। गांव वाले बिना बेताल की मर्जी के उसके इलाके में जा रहे थे, जिसकी वजह से गांव में सारी परेशानी हो रही थी। उस तांत्रिक ने फिर कई दिनों तक वहां पर बेताल को शांत करने के लिए अनुष्ठान किया और हर साल को चढ़ावा देने की प्रतिज्ञा लेकर
उस तांत्रिक ने उस बेताल को इस पेड़ में विराजित कर दिया, यानी इस पेड़ में उसका स्थान बना दिया। उसके बाद हर साल बेताल की पूजा और चढ़ावा किया गया और इसके बदले बेताल गांव की सीमा में जो भी रहते हैं उनकी रक्षा करते हैं। उस आदमी की बात सुनकर आरव हंस पड़ा। आरव को ये सब बस एक कहानी लग रही थी। वो कुछ और बोल पाता, तभी अचानक से ढोल जोर जोर से बजने लगे, औरतें गीत गाने लगी और लोग जमीन पर सिर झुकाकर बैठ गए। वहां की हवा भी अचानक से कुछ ज्यादा ही ठंडी हो गई थी। आरव ने हाथ रगड़ते हुए कहा, यार तुम लोग सीरियसली ये सब करते हो? निखिल ने उसे धीरे से कहा, भाई तू समझ नहीं रहा, ये पूजा सिर्फ खुशी के लिए नहीं होती। आरव ने पूछा, तो फिर किस लिए होती है? तो उसने मंदिर की तरफ देखते हुए और उसके बाद उस मूर्ति की तरफ देखते हुए कहा, ताकि वो शांत रहे। आरव ने फिर हंसते हुए कहा, ब्रो तुम लोग सिनेमा बहुत देखते हो यार, और इसीलिए तुम उसी लाइफ में जी रहे हो। लेकिन निखिल पूरी तरह चुप था और उसका चेहरा पूरा सीरियस था। निखिल ने फिर से आरव से बोला, सुन, यहां लोग उसका मजाक नहीं उड़ाते हैं। तू मानना नहीं चाहता वो ठीक है, लेकिन तुझे किसी के बिलीफ, किसी के विश्वास का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आरव कुछ और बोल पाता, तभी उन ढोल की आवाज के बीच में आरव की नजर बरगद के पेड़ की एक शाखा पर गई और वहां उसे लगा जैसे वहां कोई है। एक पतली सी परछाई उस पेड़ की शाखा से उल्टी लटकी हुई। वो चौंक गया। उसने दोबारा ढंग से देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। उसे लगा कि भाई इन लोगों की कहानियां सुन सुनकर मेरे को भी हेलुसिनेशन होने लगा है। पूजा करीबन 1 डेढ़ घंटे तक वहां पर चली। लोग चढ़ावा चढ़ा रहे थे, नारियल, फूल, तेल के दिए, कुछ लोग शराब की बोतलें भी रख रहे थे। और आरव ये सब देखकर उसने अपना फोन निकाल लिया और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगा और बोला, निखिल से बोला कि भाई नेट पर ही डालूंगा ना तो लोग पागल हो जाएंगे। निखिल ने तुरंत कहा, भाई वीडियो मत बना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आरव ने कहा, रिलैक्स भाई, कुछ नहीं होगा। और वीडियो बनाते हुए जैसे ही आरव ने कैमरा मूर्ति की तरफ घुमाया, उसका फोन अपने आप बंद हो गया। उसे देखकर निखिल ने बोला, भाई मैं तुझे मना कर रहा था ना। आरव ने बोला, कुछ नहीं हुआ है। 2 3 बार फोन को टेका, फोन को उसने ऑन करने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हो गया। फोन अभी तो बिल्कुल ठीक था, बैटरी भी फुल थी, अपने आप कैसे बंद हो गया। और इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ अब आरव को ना एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। इतने सारे लोगों के बीच में भी उसे वो जंगल अलग ही तरीके से शांत शांत सा लग रहा था। उसे सब फील हो रहा था जैसे जंगल के उन पेड़ों के पीछे खड़ा होकर कोई सबको देख रहा हो। रात करीब 12 बजे के आसपास ये सब लोग वापस घर लौटे। तब तक गांव की आधी लाइटें बंद हो चुकी थी। रास्ते में चलते हुए आरव ने फिर से निखिल से पूछा, यार ये सब तुम्हारा मानना ही है कि ये सब कुछ रियल है? ये सुनकर निखिल कुछ देर तो चुप रहा, फिर उसने बोला, जब मैं छोटा था ना, मेरे चाचा भी तेरी तरह इस चीज का मजाक उड़ाते थे। उन्हें बेताल के बारे में सब पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी उसे माना नहीं। और फिर कुछ दिनों के बाद वो जंगल में मिले। वो जिंदा थे, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। आरव ने पूछा, मतलब? निखिल ने कहा, बस वो हंस रहे थे और आज तक भी वो वैसे के वैसे ही हैं। उनकी हालत में आज तक कोई सुधार नहीं आया है। ये सुनने के बाद दोनों कुछ सेकंड तक चुपचाप चलते रहे। जब वो चल रहे थे तो दूर से कई कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, लेकिन फिर 1 सेकंड में ही अचानक से सारे कुत्ते एक साथ चुप हो गए और पूरे गांव में एकदम से सन्नाटा छा गया। ऐसा होते ही आरव को कुछ फील हुआ और रास्ते में चलते हुए जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि पूरा जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था। लेकिन उस वक्त उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे जंगल के किसी पेड़ के पास कोई खड़ा है। उसने ठीक से देखने की कोशिश की, लेकिन तभी निखिल ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मत देख। आरव ने पूछा, क्या? तब निखिल ने कांपती आवाज में कहा, कुछ भी मत बोल, उस तरफ मत देख, सीधा सीधा घर की तरफ चल। और कुछ देर के बाद दोनों निखिल के घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद भी आरव को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे रात को लेट तक जागने की आदत थी। उसने अपने फोन को चार्ज पे लगाया, लेकिन फोन ऑन नहीं हो रहा था।
कमरे में लेटा वो छत की तरफ देख रहा था और बाहर कहीं से ढोल की अभी भी बहुत हल्की हल्की आवाज आ रही थी, जो अचानक बंद हो जाती और फिर कुछ देर बाद वापस आने लगती। लेटा लेटा वो सोने की कोशिश कर रहा था और तभी आरव ने करवट बदली और उसे लगा जैसे उनके कमरे की खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। उसने धीरे से सिर उठाया, लेकिन खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा था। पूरी रात आरव को ठीक से नींद नहीं आई और ऐसे सुबह हो गई। दूसरे दिन सुबह से ही आरव को थोड़ी बेचैनी होने लगी और उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसका फोन भी ऑन नहीं हो रहा था, तो उसने निखिल से कहा कि यार भाई, मैं जा रहा हूँ शहर, कल रात भर सो नहीं पाया, फोन खराब हो गया और फोन के बिना मैं रह नहीं सकता। निखिल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आरव ने बोला यार नहीं, मैं जा रहा हूँ, मुझे ठीक भी लग रहा, जो देखना था वो तो देख ही लिया है। और उसी दिन शाम को वो अपने शहर के लिए निकल गया। कुसमी गांव छोड़ने के बाद आरव को लगा था कि वो बेचैनी वगैरह सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगी। रात को करीबन 10 बजे के आसपास आरव वापस अपने घर पहुंचता है। शहर की भीड़, ट्रैफिक, रोड लाइट सब देखकर उसे थोड़ी राहत महसूस होती है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी अजीब सी जगह से वापस रियल वर्ल्ड में आ गया हो। शहर पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपना फोन रिपेयर शॉप में दिखाया। दुकानदार ने फोन ऑन करने की कोशिश की, चेक भी किया। उसने बताया कि अजीब बात है, फोन डेड नहीं है लेकिन फिर भी ऑन नहीं हो रहा है। उसने कहा हो सकता है अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया हो, आप फोन छोड़ जाओ, कल शाम तक आ जाना, मैं ठीक करके दे दूंगा। आरव अपना फोन वहां छोड़कर वहां से निकल गया। घर पहुंचा, थोड़ी देर घरों से बातचीत की, खाना खाया और फिर अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन थोड़ी देर में आरव को यह महसूस होने लगा कि उस कमरे में कोई और भी है। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोने में कोई बैठा हुआ था। अंधेरे में घुटनों पर हाथ रखकर कोई बहुत पतला और लंबे शरीर वाला इंसान बैठा हुआ था, जिसका मुंह दीवार की तरफ और पीठ आरव की तरफ थी। ये देखकर आरव डरकर उठना चाहता था, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल फ्रीज हो गया था। वो हिल नहीं पा रहा था, जैसे उसे स्लीप पैरालिसिस हो गया हो। उसकी सांसें तेज हो गई और तभी उसे लगा जैसे वो चीज धीरे धीरे मुस्कुरा रही है। और फिर जो सामने बैठा था, उसकी गर्दन धीरे धीरे आरव की तरफ घूमने लगी। और जैसे आरव ने वो चेहरा देखा, वो उसे देखते हुए बोलता है, मजाक उड़ाएगा। ये सुनते ही आरव अचानक से चीखते उठ बैठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने तुरंत कमरे की लाइट ऑन की, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। आरव को ये लगा कि वो ये सब सपने में देख रहा था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर तक वो अपने आप को संभालता रहा, एनालाइज करता रहा, लेकिन उसे यही लगा कि जो भी कुछ था वो उसका वहम था। लेकिन अगले ही दिन से आरव के साथ चीजें बदलने लगी। अब उसे और भी ज्यादा नाइटमेयर यानी बुरे सपने आने लगे। फिर उसकी नींद उड़ जाती और पूरी रात वो बेचैनी और डर के अंदर निकालता। और फिर उसके साथ वो चीजें होने लगी जिन्हें वो खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। एक दिन सुबह करीब 4 बजे आरव की अचानक आंख खुली, क्योंकि उसे लगा जैसे उसके कोई कमरे में चल रहा है। उसे धीमी और गीली नंगे पैरों की आवाज आ रही थी। वो बिस्तर पर सीधा बैठ गया। कमरे में अंधेरा था, लेकिन आवाज बिल्कुल साफ आ रही थी, जैसे कोई उसके बेड के चारों तरफ पैर पटक पटक कर घूम रहा हो। उसने कांपते हुए हाथों से लाइट ऑन की, लेकिन पूरा कमरा खाली था। और जैसे लाइट ऑन की, वो आवाज भी बंद हो गई। लेकिन तभी उसकी नजर फर्श पर गई और उसकी आंखों के सामने फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे। आरव का गला सूख गया और पूरी रात वो लाइट ऑन करके बैठा रहा। अगले दिन आरव की मां ने नोटिस किया कि उसकी हालत थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ा अजीब सा वो बिहेव भी कर रहा है। उन्होंने पूछा, बेटा तू ठीक तो है ना? आरव ने उन्हें बता दिया कि हाँ हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन असल में वो ठीक नहीं था। वो अकेले में खुद से बातें करने लगा था और बार बार वो किसी से भी बात कर रहा तो पीछे मुड़कर देखता था, जैसे कोई उसके पीछे हो। वो अपने कमरे की खिड़कियां और दरवाजा हमेशा बंद रखता था जब तक कोई और उसे ना खोले। और सबसे अजीब बात कि उसे हर रिफ्लेक्टिव चीज में, यानी हर चीज जिसमें परछाई बनती है, उसे ऐसा लग रहा था कि कोई है, उसे कुछ दिखता था। चाहे वो आईना हो,
चाहे वो टीवी की स्क्रीन हो, चाहे वो लैपटॉप की स्क्रीन हो, बाथरूम के मिरर्स हों या फिर कोई भी चमकती हुई चीज़ जिसमें आपकी खुद की परछाई बनती है, उसे उसमें एक अलग सी परछाई दिखाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन वो कभी उसे देखने के लिए मुड़ता नहीं था। एक बार बाथरूम के मिरर में उसने साफ देखा कि उसके पीछे कोई खड़ा था। बहुत लंबा, झुका हुआ, उसके बाल पूरे उसके चेहरे पर थे। लेकिन जब आरव डर कर पलटा, तो वहाँ पर कोई नहीं था। और फिर उसने दोबारा मिरर में देखा, तो इस बार रिफ्लेक्शन में वो चीज़ मुस्कुरा रही थी। आरव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो जो देख रहा है, वो रियल है या फिर वो सिर्फ़ उसका हैलुसिनेशन है। लेकिन ये सब ये सब कुसुमी से आने के बाद उसके साथ क्यों हो रहा है? गुस्से में आकर उसने वो मिरर तोड़ दिया। काँच टूटने की आवाज़ सुनकर उसकी माँ भाग कर आई और पूछी, आरव क्या हुआ? लेकिन उस टाइम वो कुछ भी बोल नहीं पाया। इस दिन के बाद से आरव को अजीब-अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। कई बार छत से, कई बार कमरे के कोनों से और कई बार उसके कान के बिल्कुल पास। सबसे अजीब बात, वो आवाज़ कभी-कभी निखिल की लगती थी, जो कहता था, मत देख, मत बोल उसका नाम, वो आ जाएगा। वो कोशिश करता अपने कान बंद करने की, लेकिन फिर भी वो आवाज़ें उसके कानों में गूंजती रहती। एक रात तो उसे बिल्कुल साफ सुनाई दिया, पीछे देख। और ये आवाज़ इतनी पास थी जैसे कोई उसके कान से चिपक कर बोल रहा हो। लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर देख सके। अब आरव जब भी सोता था, उसका हर सपना उसी जंगल में, उसी बरगद के पेड़ के नीचे खत्म होता था। उसने इस डर से अब सोना भी बंद कर दिया था कि जब भी वो सोता, वो उसी बरगद के पेड़ के नीचे, वही ढोल, वही धुंध और हर बार वो चीज़ जो उसने पहली बार बरगद के पेड़ की शाखा से उल्टी लटकी हुई देखी थी, हर सपने के साथ वो उसके और करीब आती जा रही थी। पहले वो दूर खड़ी रहती थी, फिर पेड़ से उतरने लगती, फिर चलने लगती और आरव के पास आ जाती। और एक रात आरव उसका चेहरा बिल्कुल साफ देखा, आंखें पूरी सफेद, होठ फटे हुए, चेहरे पर राख और मुस्कान इतनी बड़ी कि इंसान की हो ही नहीं सकती। और इन सब चीजों के बाद आरव ने घर से निकलना बिल्कुल बंद कर दिया। उसे हर टाइम लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है, कभी सड़क पर चलते हुए। उसे कई बार ऐसा लगता है कि भीड़ के अंदर एक लंबी सी परछाई खड़ी है जो उसका इंतजार कर रही है। कभी बालकनी से नीचे देखने पर कोई सड़क के बीच उसे खड़ा दिखाई देता। और ऐसा नहीं कि लगातार दिखाई देता और एक पलक झपकते हुए वहां से गायब हो जाता। पागल सा हो गया था आरव, किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था, किसी को समझा नहीं पा रहा था और जो वो एक्सपीरियंस कर रहा था, उसे खुद को नहीं पता था कि वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है। अब जब आरव की माँ ने सब नोटिस करना शुरू किया और उन्होंने देखा कि जब ये कुसुमी गया था तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से वहां से आया है, इसका बिहेवियर बहुत अजीब हो गया है। उन्होंने आरव से पूछा कि बेटा, जब तो कुसुमी गया था तो वहां पर कुछ हुआ क्या? ये सुनते ही आरव तुरंत चिल्ला पड़ा, नाम मत लो उस जगह का। और इतना कहते हुए, चिल्लाते हुए सीधा अपने कमरे में गया और दरवाजा पटक के उसने बंद कर दिया। आरव के पापा भी वहां वहां पर ही थे और उन्होंने पहली बार आरव को ऐसा देखा जैसे वो किसी और इंसान को देख रहे हों। खैर, उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। इस इंसिडेंट के करीबन एक हफ्ते बाद एक रात बारिश हो रही थी। घर में सभी लोग सो चुके थे। आरव अपने कमरे में लाइट ऑन करके बैठा हुआ था और वहीं पर उसकी माँ भी कुछ काम कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे आरव अपनी ही दुनिया में खो गया और उसे अंदाजा ही नहीं रहा कि उसकी माँ भी उसके कमरे में ही है। वो बस कमरे के दरवाजे की तरफ बैठा हुआ घूर रहा था। बाहर बारिश की आवाज आ रही थी और तभी उसे ऐसा फील हुआ कि दरवाजे पर कोई दस्तक हुई। जैसे ही दस्तक हुई, आरव बिल्कुल फ्रीज हो गया और फिर उसे उसकी माँ की आवाज आई, आरव दरवाजा खोल। ये आवाज सुन के उसे थोड़ा नॉर्मल लगा। वो उठकर दरवाजे के पास गया, लेकिन जैसे वो दरवाजे पे हाथ टच करने वाला था, तभी उसी वक्त उसके पीछे से उसे अपनी माँ की आवाज आई, आरव क्या हुआ, बाहर कहाँ जा रहा है? आरव की माँ तो उस वक्त कमरे में ही थी, तो फिर बाहर कौन था? आरव एकदम से चौंक गया और फिर वो दस्तक और तेज हुई और बाहर से दोबारा वही आवाज आई, दरवाजा खोल। लेकिन अब
वो आरव की माँ की आवाज नहीं थी। उस आवाज में कुछ गड़बड़ थी, जैसे कोई इंसान किसी और की आवाज की कॉपी कर रहा हो। आरव धीरे धीरे पीछे हटने लगा, उसकी सांसें और तेज हो गई और आरव की माँ ये सब खड़े होकर देख रही थी। उन्हें कुछ सुनाई नहीं आया था, वो सिर्फ आरव की हरकतों को देख रही थी। और तभी एकदम से पूरे कमरे के अंदर एक अजीब सी सड़ी हुई सी मिट्टी के अंदर की जो ऐसी स्मेल आती है, वैसी स्मेल फैल गई। और फिर बाहर से एक हंसी की आवाज सुनाई दी, जो इस बार आरव की माँ को भी सुनाई दी। और अगले ही सेकंड दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। आरव की माँ की आंखों के सामने वो दरवाजा जोर जोर से लगे, बाहर से कोई उसे पीट रहा हो। और ये देखते ही आरव की माँ की चीख निकल पड़ी। आरव पीछे कर गया और फिर अचानक से सब कुछ एकदम से शांत हो गया। अब ये सब देखने के बाद आरव की माँ बहुत बुरी तरह डर गई। उन्होंने घर में सबको उठाया और ये सारी बात बताई। और अगले ही दिन सुबह उन्होंने निखिल की माँ को कॉल किया। उन्होंने निखिल से बात की और पूछा कि निखिल, ये आरव के साथ ये सब क्या हो रहा है। निखिल ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि आरव ठीक से बात नहीं करता है, रात रात भर जागता रहता है, खुद से बातें करता है। और पिछली रात जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो भी उन्होंने निखिल को बताया। निखिल कुछ सेकंड्स तक कुछ भी नहीं बोला। फिर उसने बहुत धीरे से पूछा कि उसने वहां कुछ देखा था। आरव की माँ ने कहा, मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन उसकी हालत देखकर मुझे डर लग रहा है। ये सुनने के बाद निखिल को भी थोड़ा डर लगा और उसने आरव की माँ से कहा कि मैं कुछ करता हूं, आप चिंता मत कीजिए। अब ये सब सुनने के बाद निखिल सीधा गांव के बाहर रहने वाले एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंचा। कुसुमी में लोग उन्हें कालीनाथ बाबा कहते थे। जंगल के किनारे उनका एक छोटा सा आश्रम था और जब निखिल वहां पहुंचा तो बाबा बाहर ही बैठे थे। निखिल ने वहां जाकर बाबा से बातचीत की और अपने दोस्त के साथ जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ बताया। उसकी बात सुनने के बाद ज्यादा बिना कुछ सोचे बाबा ने बोला, तेरा वही दोस्त है ना जिसने जंगल में उसका मजाक उड़ाया था। ये तो स्वाभाविक है, उसके पीछे बेताल है, क्योंकि उसने सिर्फ अपमान नहीं किया, मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि उसने उसे चुनौती दी, उसके अस्तित्व को चुनौती दी है। बेटा, बेताल हर किसी को नहीं छूता, लेकिन जो उसका अपमान करे उसे वो पहले डराता है, फिर वो उसे तोड़ता है और फिर अपने साथ ले जाता है। बाबा की बात सुन के निखिल ने घबराते हुए पूछा, लेकिन बाबा अब क्या करें। बाबा ने कुछ सोचा और कहा, उसे तुरंत गांव वापस लेकर आओ, क्योंकि जब तक वो कुसमी में रहेगा बेताल उसे जान से नहीं मारेगा। बेताल ने इस गांव की रक्षा का वचन दिया है, गांव उसकी सीमा है और यहां वो शिकार नहीं करता, लेकिन अगर वो यहां से बाहर है तो वो आजाद है। तो निखिल ने कहा, लेकिन बाबा मेरे चाचा भी तो इसी गांव में रहते हैं, वो तो कभी भी ठीक नहीं हुए। बाबा ने समझाया कि तेरे चाचा ने सब कुछ जानने के बाद भी गलती की, इसलिए वो कभी ठीक नहीं हुआ। लेकिन तेरा दोस्त, वो अनजान था, शहर में पला बड़ा है और वो इन सब चीजों को मजाक समझता है। शायद बेताल उसे माफ कर दे, लेकिन इसकी संभावना भी कम है। लेकिन तू उसे लेकर आ, मैं कोशिश तो कर सकता हूं। अगले दिन निखिल आरव को लेकर कुसमी आया। पूरे रास्ते आरव बिल्कुल चुप था, उसकी हालत पहले से खराब लग रही थी और वो बस बार बार बस की खिड़की से बाहर देखता, जैसे उसे लग रहा हो कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक बार तो उसने निखिल का हाथ बहुत जोर से पकड़े, बोले, निखिल तूने देखा, वो सड़क के किनारे खड़ा था। लेकिन निखिल ने बाहर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। जैसे ही लोग कुसमी पहुंचे, आरव को थोड़ी सी राहत महसूस हुई। अजीब बात थी, जिस गांव से वो डरकर भागा था, अब वो जगह आरव को सेफ लग रही थी। उस रात आरव को कई दिनों बाद पहली बार थोड़ी नींद आई, लेकिन असली चीज अगले दिन शुरू हुई। सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई कि वो लड़का वापस आ गया है। पूरा गांव उसे अजीब सी नजरों से देख रहा था, जैसे कि वो पहले से जानते हो कि उसके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। लेकिन शाम होते होते जंगल वाले मंदिर में तैयारियां शुरू हो गई। बस गांव के कुछ बड़े लोग, कालीनाथ बाबा, निखिल और आरव वहां थे। पूजा शुरू होने से पहले कालीनाथ बाबा ने आरव को मंदिर के सामने बैठाया, उसके चारों तरफ राख से गोल घेरा बनाया और उस गोल घेरे के बाहर सरसों, लाल सिंदूर, काले तिल और नींबू रखे गए। आरव ने धीरे से पूछा, ये सब क्या है। बाबा ने कहा, ये तेरे लिए नहीं है,
ये उसे दूर रखने के लिए है। फिर बाबा ने मिट्टी का एक छोटा सा कटोरा लिया, उसमें सरसों का तेल डाला, राख मिलाई और उसको मिलाकर आरव के माथे पर लगाया। तेल बहुत ठंडा था, बहुत ठंडा, इतना ठंडा कि आरव एक बार तो कांप गया। फिर पूजा शुरू हुई, चारों तरफ दिए जलाए गए, बरगद के पेड़ पर लाल धागे बांधे गए और गांव की कुछ औरतें बहुत धीमी धीमी आवाज में पुराने गीत गाने लगी। ढोल की हल्की थाप बज रही थी और पेड़ों के बीच से हल्की हल्की हवा बह रही थी। उसके बाद बाबा ने चढ़ावा रखना शुरू किया। नारियल, फिर धूप, फिर लाल फूल, फिर मिट्टी के बर्तन में चावल और मांस और आखिर में एक शराब की बोतल, महुआ, बेताल को शांत करने के लिए। फिर बाबा ने बरगद के पेड़ की तरफ देखते हुए बहुत धीमी आवाज में कुछ मंत्र बोले और कहा, जिसका अपमान हुआ है उसे ये सम्मान वापस दिया जा रहा है। गुस्सा शांत करो, ये लड़का ना समझ था, इसे छोड़ दो, इसे अपने किए का प्रायश्चित है और आज ही आपसे माफी मांगने के लिए यहां पर आया है। इतना कहते ही एकदम से पेड़ पे से टक की आवाज है, जैसे कोई शाखा के ऊपर कूदा हो। टक की आवाज होते आरव ने जैसे ही ऊपर देखने की कोशिश की, बाबा ने मना कर दिया कि ऊपर मत देखना। आरव वहीं जम गया और उसकी सांसें तेज हो गई। फिर धीरे धीरे ढोल और तेज बजने लगे और उसी आवाज के बीच बाबा ने आरव से कहा, माफी मांग। आरव कुछ सेकंड तो चुप रहा, लेकिन पिछले एक हफ्ते में वो पूरी तरह टूट चुका था। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये सब सच होता है। मैंने कभी इसके बारे में जाना नहीं, देखा नहीं और इसीलिए गलती से मैंने मजाक उड़ाया, लेकिन आज के बाद मैं कभी मजाक नहीं उड़ाऊंगा। पूरे टाइम वो नीचे देखकर बोल रहा था और उसी पल आरव को ये साफ साफ महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। उसका पूरा शरीर जम गया, लेकिन बाबा लगातार मंत्र पढ़ते रहे और फिर उन्होंने आग में कुछ डाला। एकदम से हवन में से एक बड़ी सी अग्नि की लपट उठी और उसी पल आरव के पीछे से वो एहसास गायब हो गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। इसके बाद कुछ और चढ़ावा रखकर सब लोग वापस वहां से लौट आए और उस रात के बाद आरव के साथ चीजें धीरे धीरे बदलने लगी। पहले आरव के वो नाइटमेयर्स, बुरे सपने कम हुए, आवाजें आना बंद हुई, उसको जो चीजें दिखाई देती थी वो दिखना बंद हुई और धीरे धीरे उसका वो डर भी खत्म हो गया। अगले 3 दिन तक उसके साथ लगातार छोटे छोटे रिचुअल्स हुए। हर शाम दिए जलाए जाते, बरगद के पेड़ के नीचे चढ़ावा रखा जाता और आरव को हर बार सिर झुकाकर बैठना पड़ता। कुछ दिन कुसुमी में रहने के बाद जब सब कुछ ठीक हो गया, वो भी ठीक लगा, तो आरव वापस से अपने घर आ गया। उसके बाद आरव के साथ कभी कुछ नहीं हुआ और सब कुछ ठीक रहा। इन सब के बाद निखिल ने गुरुजी से पूछा, उन बाबा जी से, कि बेताल ने आरव को इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया। तो उन्होंने बताया कि बेताल कोई बुरी एंटिटी नहीं है, वो काफी चालाक और दयालु होते हैं। जब तक आप उनके बिना मर्जी के उनके इलाके में ना जाओ और उनका अपमान ना करो, वो किसी को कुछ नहीं करते हैं। वैसे भी आरव को बेताल के बारे में कुछ पता नहीं था और उसने कभी भी बेताल उसी कहानी को समझा नहीं था और ये बात वो जानता था। इसलिए बेताल पहले उसे परेशान करने लगा जब तक कि उसे समझ में ना आ जाए कि वो क्या है। और फिर कई दिनों तक जब उसने माफी मांगी तो उसने उसको छोड़ दिया। तुम्हारे चाचा के केस में बात अलग थी। और इस तरह से आरव, जो किसी गांव के रीति रिवाजों को सिर्फ एक मजाक समझता था, उसके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने उसे लाइफ टाइम के लिए एक सीख दे दी। और अब भी हर साल में एक बार आरव कुसुमी गांव जाता है, उस बरगद के पेड़ पर चढ़ावा चढ़ा के आता है। और उसके साथ कुछ हुआ नहीं, लेकिन उसका मानना है कि कभी दोबारा उसके ऊपर वो बेताल नाराज ना हो। तो ये थी एक सीख जो आरव को मिली उस गांव से। वैसे हमारे देश के ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में भी हर गांव के एक सीमा क्षेत्रपाल होते हैं, देवता होते हैं जो उस गांव की रक्षा करते हैं। लेकिन क्या कई उनमें कई जगह सबके अलग अलग नाम होते हैं। कई जगह उनको कुल देवता बोलते हैं, जैसे हमारे राजस्थान में भूमिया जी होते हैं, हर गांव के अंदर होते हैं। ऐसे ही शायद कुछ गांवों में इनको बेताल के नाम से भी जाना जाता है। और वाकई में जब तक आप इनका अपमान ना करो, ये आपका कभी भी बुरा नहीं करते। क्या आपकी भी किसी
नोन गाँव में, आपके अपने गाँव में इसी तरह के कोई क्षेत्रपाल, भूमिया जी या फिर बेताल होते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।